आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अपनी जगह अच्छी तरह से देखिए। आपके ये पार्ट सेकंड, मतलब ये पार्ट फर्स्ट है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के बाद अपनी चल रही थी और सेकंड सेमेस्टर में आपके कहानी और उपन्यास की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने लायक हैं वो संभवतः मैंने बना दिए हैं। आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि देखोगे नहीं जब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उपन्यास में से जो आने लायक चीज़ें हैं वो मैंने बना दी हैं और कहानियों के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा अब मेहनत आपको करनी है, देखना आपको है, समझना आपको है। कोई बात है नहीं समझ आए तो आप आराम से मुझे कमेंट्स करके कोई चीज़ बता सकते हो, पूछ सकते हो, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। देखिए, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको 10 छोटे क्वेश्चन आपको आने हैं वो मैंने बनाए हैं और बाकी आपकी जो बुक आपके पास नहीं है तो आपके पास जो भी पासबुक सीरीज जो भी होगी उसमें भी दिए हुए हैं। लेकिन बोर्ड पे लिखूंगा तो फिर एक ही कहानी हो पाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में सारे जो क्वेश्चन है मैं मुख्य जवानी बोलूँ और आप समझिए और उनको रफ और पेन लेके बैठे उनको नोट करते रहे, जो आपको अच्छा लगे और जो लगे कि ये आने लायक है, नहीं क्या, तो समझने से भी बहुत कुछ मिलता है। और अभ्यास निरंतर होना जरूरी है, क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से ही शिक्षा का भंडार बढ़ता है। शिक्षा अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो ये बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि कहा भी है कि जो सरस्वती का भंडार महिमा अपरंपार, क्यों खर्चे जो बढ़े बिन खर्चे घट जा, सीधी बात। और निरंतर अभ्यास करने से भी ये मिलती है। करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान और रस्सी आवत जात से सिर पर पड़ा निशान। तो मूल बुद्धि भी जो है वो सुजान बन जाती है, लेकिन उसको निरंतर ये सारी चीज़ें करनी है। तो देखिए, सबसे पहली कहानी है आपकी उसने कहा था। तो उसने कहा था, सबसे पहले उसने कहा था कहानी किसकी है, ध्यान रखना। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा इस कहानी के लेखक हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ, जो आपके सामने दिया था कि इसका प्रकाशन जो 1915, 3 कहानी लिखी, ध्यान रखना। बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन और ये उसने कहा था। तो 1915 में इसका प्रकाशन हुआ है। चंद्रधर शर्मा बोले इसके लेखक हैं। उसने कहा था कहानी में उसने किसके लिए आया है, उसने कहा था कहानी में उसने शब्द किसके लिए आया है, ध्यान रखना, सूबेदार के लिए। क्योंकि बचपन में जो लड़की मिली थी और लैला सिंह ने जो बात उनके बीच में होती थी, तो किसने किसके लिए कहा है, उसने कहा था। तो उसने शब्द किसके लिए आया, ध्यान रखना, सूबेदार के लिए आया है। लड़का लड़की कहाँ मिले, जो बम्बू काट वाला इलाका था, जो चौक की दुकान पर मिले थे। ध्यान रखना, चौक की दुकान पर मिले थे, क्योंकि लैला सिंह अपने मामा के बालों को दही लेने गया था और वो भी अपने मामा के लिए दुकान पर बढ़िया लेने गए। शब्द आया था बढ़िया। और दोनों ही कैसे हैं, सिख समुदाय से जुड़ते हैं, जैसे ड्रेस पहन रखी है उन्होंने। कुड़माई शब्द का अर्थ क्या है, शब्द आया था। लैला सिंह जब भी मिलता क्या कहता था, तेरी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई का मतलब पंजाबी में होता है सगाई। ध्यान रखना, कुड़माई शब्द का क्या है, सगाई। गनीम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गनीम इसमें जो आया है, गनीम शब्द आया है, तो गनीम शब्द का प्रयोग दुश्मन के लिए, क्योंकि इसमें युद्ध की भूमिका है, तो युद्ध के लिए गनीम शब्द का प्रयोग किया है, जो दुश्मनों के लिए किया जाता है। मैम के बाग में हरी घास कैसी लगती थी, क्योंकि ये फ्रांस बेल्जियम में जो युद्ध हुआ तो फ्रांस की तरफ से लड़े हैं भारतीय जवान। तो वहाँ जो अंग्रेजी मैम थी उसके बगीचे में लैला सिंह जो सिख राइफल्स ठहरी हुई थी, तो वहाँ कैसी घास दिखाई थी, मलमल जैसी घास दिखाई थी। ध्यान रखना,
मलमल जैसी घास दिखाई थी वहाँ। अगर घोड़ा बिन फेरे बिगड़ता है तो सिपाही कब बिगड़ता है, इसका पूर्ति करवाइए इसकी कि अगर घोड़ा बिन फेरे बिगड़ता है तो सिपाही कब बिगड़ता है। सीधी बात है, बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। जैसे अमीर खुसरो की कुछ पहेलियाँ थी जिनमें भी ये बातें आई है कि घोड़ा पंडित प्यासा क्यों, घोड़ा उदासा क्यों। उसका एक ही अर्थ है कि लोटा में था। समझ लो आप। ठीक उसी तरह की बात इसमें बताइए कि अगर घोड़ा बिना फेरे बिगड़ता है तो सिपाही बिना लड़े बिगड़ता है। बिना लड़े। दाढ़ियों वाले सिख कैसा गीत गाते थे, इसका मतलब इसमें शब्द दिया है लुच्चा। शब्द भी आया था आपकी कहानी में, लुच्चा गीत। दाढ़ी वाले जो सिखाए वो है, तो वो गीत अपने देहाती हैं, उनको लुच्चा गीत के नाम से जाना गया है। उसमें लहना सिंह ने नील गाय के सिंह कितने लंबे होने का अनुमान जर्मन लप्टन से जब बात हो रही थी तो लहना सिंह ने कितने फुट के सींगों की बात की थी, तो ध्यान रखना 2 फुट के सींगों की बात हुई। लहना सिंह के अनुसार कयामत किस रूप में आई थी। लहना सिंह के अनुसार कयामत किस रूप में आई थी, तो ध्यान रखना लप्टन की वर्दी पहनकर, क्योंकि लप्टन जो था बेल्जियम का वो भारतीय वर्दी पहनकर आया था, लेकिन सिगरेट देने से, दाढ़ी मूछ बाल हैं उनके कटवाने से और जगादुर के किले में जो नील गायों के 2-2 फुट क्या है सिंह बताने से वो पकड़ा गया। और तो किस रूप में आई थी, लप्टन की वर्दी पहनकर आई थी। ध्यान रखना लहना सिंह के अनुसार कयामत किस रूप में आई थी, लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई थी। स्वप्न में लहना सिंह से कौन बात कर रहा था। स्वप्न में लहना सिंह से कौन बात कर रहा था, तो उसमें शब्द आया था कीरत सिंह। कीरत सिंह, क्योंकि इसमें पात्र जो है कौन है, हजारा सिंह है, वजीरा सिंह है, कीरत सिंह है, बोधा सिंह है, ठीक है, और सूबेदारनी और लहना सिंह, ये पात्र हैं। तो लास्ट में जब मरा है तो कीरत सिंह के ही मतलब गोद में बैठा हुआ मरा है, लेटा हुआ, क्योंकि गोली एक पसली में एक पैर में लग गई थी लहना सिंह के। तो ये शॉर्ट आंसर थे। अब देखिए उसके बाद फिर अपन बात करते हैं कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। तो गुलेरी जी का जन्म सीधी बात है 1883 में हुआ है। गुलेरी जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, कांगड़ा जिला, लेकिन इनके पूर्वज यहाँ आके बस गए थे, इसीलिए इनका जयपुर में जन्म हुआ। बालक लहना सिंह बालिका सूबेदारनी क्या लेने आए थे। सीधी बात है वो दुकान पर दही लेने आई और वो बढ़िया लेने आई थी। उसने कहा था कहानी के रत्नाकार, सीधी बात है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है कहानी के रत्नाकार। गुलेरी ने उसने कहा था कहानी कब लिखी, तो 1915 में लिखी थी। जर्मन लप्टन को किसने मारा, तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मारा था। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम है, कीरत सिंह है। भतीजा जो अभी लास्ट में मरता हुआ लहना सिंह दिखा, तो कीरत सिंह की गोदी में ही दिखा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, इसका मतलब है कि प्रेम, त्याग, बलिदान और देशभक्ति की कहानी है, जिसमें युद्ध विरुद्ध जो है युद्ध की कहानी है। चंद्रधर शर्मा की शुभ की कहानीकार प्रेमचंद जी की कहानीकार ने। ध्यान रखना गद्य का विकास किस काल में हुआ है, तो सारी भी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ है। जितने भी गद्य हैं सब आधुनिक काल भारतीय युग से ही माना गया है। किसी कहानी को महान कौन बनाता है, कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य कैसे लिखा है, किस चीज़ को लेकर मतलब बताई गई है, क्या लेखक का उद्देश्य है, उसके ऊपर सबसे कहानी महान बनती है कि उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, इसमें प्रेम है, त्याग है, बलिदान है और देश की सेवा है, प्रण पालन है, कर्तव्य निष्ठा है, इसीलिए इस कहानी अमर हुई। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी है, तो ध्यान रखना 5 भागों में इसको बांटा गया है। स्टेप बाय स्टेप 5 भागों में बांटी है। सूबेदारनी के पति का नाम क्या था, सूबेदारनी पति का नाम क्या था, हजारा सिंह था, और इसके पुत्र का नाम बोधा सिंह था।
हजारा सिंह और बूदा सिंह। सूबेदारनी कौन है? जो लहना से 25 वर्ष पहले अमृतसर के बाजार बम्बू काट इलाके में दुकान पर मिली थी ना, वही लड़की अब सूबेदारनी बनकर आई। लहना सिंह सेना में किस पद पर था? तो ध्यान रखना, राइफल्स जमादार, नंबर कितना दिखा था? 77 नंबर राइफल्स जमादार की पोस्ट पर था। लहना सिंह किस रेजिमेंट को बचाता है? तो सीधी बात है कि सिख रेजिमेंट की तरफ से लड़ा है, तो सिख रेजिमेंट को ही बचाता है। वो युद्ध में लहना सिंह किसकी रक्षा करता है? तो सीधी बात है कि सूबेदारनी ने कहा था, उसने कहा था। किसने? तो उसने किसके लिए आया है? सूबेदारनी। तो सूबेदारनी ने क्या कहा था कि लास्ट में झूली फैला दी थी लहना सिंह के सामने कि मेरे पति मेरे पुत्र की तुम रक्षा कर, ये कहा। सिख बालिका ने लहना सिंह से क्या कहा? सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या कहा था? इसका मतलब पति पुत्र की रक्षा करने का तेरी कुर्बानी हो गई। किसने किससे कहा? तो सिख बालिका से लहना सिंह ने कहा था। बचो खालसा हटो भाईजी, ठहरना भाईजी, आने का लालाजी हटो, नाका हट जा जेल जोगी आदि संबोधन कौन करते थे? इक्के वाले करते थे। बम्बू काट इलाके में जो इक्के वाले गाड़ी घोड़ा वाले चलते थे ना, उनकी भाषा शैली की ओर इंगित किया है। क्या दिया है कि बालक लहना सिंह का बालिका कहाँ मिले थे? अमृतसर बम्बू वाली गली में दुकान पर मिले थे। अमृतसर के बम्बू काट जो इलाका है उसके चौराहे की जो दुकान है उस पर उनकी मुलाकात हुई थी। आगे दिया है, पलटन का विदूषक किसे माना जाता है? विदूषक का मतलब होता है जो मनोरंजन हंसी मजाक करने वाला। तो पलटन का जो विदूषक है वो कौन है? वजीरा सिंह। ध्यान रखना, जो हमेशा गीत गाते रहता है, हंसी मजाक करते रहता है। तो क्या दिया है? पलटन का विदूषक किसे माना है? वजीरा को माना है। कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, कथन किसने किससे कहा? तो लहना सिंह ने वजीरा से कहा था, क्योंकि वजीरा सो रहा था और जब वजीरा गया था लहना सिंह तो वजीरा से ठोकर लगी, तो वजीरा की नींद एकदम खुली। तो उसने कहा क्या कयामत आई है? तो उसने कहा कि हाँ कयामत आ गई, वर्दी पहन कर आ गई कयामत, ये बात हुई। तो वजीरा से कहा था। सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषता, विवेक संपन्न, पति पुत्र को सदैव मंगल कामना करने वाली है और आदर्श पत्नी है, और जिसमें महान जननी भी अपन कह सकते हैं उसको। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण दिखाया है? तो ध्यान रखना, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण। प्रथम विश्व युद्ध जो 1915 में लिखी है, तो 1914 से लेकर 18 तक चला है। तो सीधी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका को इसकी पृष्ठभूमि में रखा है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी कहानी है आपकी फूस की रात। तो फूस की रात भारतीय किसान जो गरीब है, जो कर्ज में डूबा रहता है, उसके ऊपर लिखी गई है। तो इसमें जो दिया है फूस की रात कैसी होती है? तो सीधी बात है कि सर्दी की रात होती है, जाड़े की रात होती है अपनी भाषा में, जो जनवरी में आती है। तो सर्दी की रात जाड़े की ठंडे की होती है। हल्कू की पत्नी ने 3 रुपये बचाकर क्यों रखे? हल्कू की पत्नी 3 रुपये बचाकर क्यों रखे थे? इसका मतलब है कि कंबल खरीदने के लिए, क्योंकि सर्दी आ रही थी, फसल पर सोना था हल्कू को, इसीलिए 3 रुपये जो है वो सेना से जो लिए थे ना, वो कर्ज के रूप में अदायगी कर दी है और उनको बचा के रखा था कि सर्दी आएगी कंबल लेंगे जिससे हमारी सर्दी निकल जाएगी। 3 रुपये बचा के रखे थे। हल्कू की पत्नी मुन्नी किस बात के लिए जन्म हुआ है? क्या कहती है हल्कू की जो पत्नी है कि हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। किस लिए? इसमें दिया है मजदूरी करने के लिए, क्योंकि जो कर्ज जिनसे लिया जाता है ना, उनका कर्ज चुकता नहीं है, जीवन भर मर जाते हैं मजदूरी कर करके, फसल का ऋण नहीं चुक पाता है। इसीलिए उसने ये बात कही है कि जन्म हमारा मजदूरी करने के लिए हुआ है। जबरा कुत्ते ने क्या भाप लिया कि वह चुप हो गया? जबरा कुत्ता ने भाप लिया कि मैं आवाज़ कर रहा हूँ कूं कूं कूं। तो हल्कू ने क्या कहा था? क्योंकि जबरा कुत्ता ने भाप लिया कि मेरी कू कू करने से
इस हल्कू को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो चुप हो जाता है। समझ लो, जाड़ा किसकी तरह उसकी छाती दबाए हुए था, पिशाच की तरह। जाड़ा सर्दी जैसी लग रही थी हल्कू को, वो किसकी तरह लग रही थी, पिशाच की तरह लग रही थी। राक्षस जैसे मारता है ना, उसी तरह से सर्दी रूपी पिशाच भी उसको मारने का प्रयास कर रही थी हल्कू को। हल्कू को लगता है कि चलम पीने से जाड़ा तो क्या जाता है, पर मन बहल जाएगा, पर मन बहल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सी चलम पीने से गर्मी आती है, किसान पीते हैं। हल्कू ने अनुमान लगाया कि ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा, कौन ऊपर आ जाएंगे। कै का मतलब क्या दिया है, सप्त ऋषि। अरे आप तो घड़ी हैं, पहले अपन हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ऊपर आसमान में सप्त ऋषि तारामंडल है ना, उसको देखकर अनुमान लगा लेते थे। तो इसमें लिखा है हल्कू ने अनुमान लगाया कि ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा, कौन ऊपर आ जाएंगे, किसके लिए शब्द आया है, तो सप्त ऋषि तारामंडल के लिए आया है। हल्कू ने तापने के लिए क्या जलाया, जिसे अपन कहते हैं आम की सूखी पत्तियां बटोरकर अलाव जलाया। अलाव शब्द आया जिसे हम अपनी भाषा में अगाना कहते हैं, अलाव जलाया। आहट सुनने पर हल्कू को अपनी जगह से हिलना क्या लग रहा था, झैर के समान लग रहा था, आपको छोड़कर नहीं जाना था चाहता था। तो आहट सुनने हल्कू को अपनी जगह से हिलना झैर के समान लग रहा था। खेत की दुर्दशा देखकर मुन्नी के मुख पर छा गई, क्या छा गई, उदासी छा गई, क्योंकि नीलगांव ने चौपट कर दिया था खेत को और हल्कू पास के बगीचे में आराम से सोता हुआ मिला था। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। बंदी शीत मुक्ति के लिए क्या डालने की कामना करता है, बंदी शीत मुक्ति के लिए क्या डालने की कामना, क्योंकि उस नाव में जो बंधे हुए थे तो बंदी के रूप में एक तो कौन था, बुद्धगुप्त था, एक चंपा थी। तो इसमें दिया बंदी शीत मुक्ति के लिए डालने की कामना करता है कंबल। भाई कंबल डाल दो जिससे सर्दी कम हो जाए, तो कंबल शब्द के लिए आया है। महिला बंदी ने नाव पर कितने नाविक और प्रहरी बताए थे, संख्या बताई थी। तो महिला बंदी ने नाव पर कितने नाविक और प्रहरी बताए, तो उसका ध्यान रखना 10 की संख्या बताई थी। बंदी से महिला बंदी से क्या काटने की बात पूछी, क्या दिया है, बंदी से महिला बंदी से क्या काट सकने की बात पूछी। पोत से संबंध रज्जू, अरे पोत चल रहा था आगे, पोत के पीछे एक नाव चल रही थी जो एक रज्जू में रस्सी से बंधी हुई थी। तो कटार किसने दी थी, चंपा ने, और बुद्धगुप्त ने उस रज्जू को काट दिया, इसलिए पोत और नाव दोनों अलग अलग हो गए और नाव पर अधिकार बुद्धगुप्त ने कर लिया। पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर क्या कहा, पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर क्या कहा, आंधी ज्वार आ रहा है, तूफान उठा था समुद्र में। नायक के पूछने पर बुद्धगुप्त ने मुक्त होने का श्रेय किसको दिया, नायक के पूछने पर बुद्धगुप्त ने मुक्त होने का श्रेय किसको दिया, तो महिला बंदी चंपा थी जिसके पास कृपाण थी। तो चंपा को श्रेय दिया है कि इसने मुझे मुक्त करवाया है, कृपाण के द्वारा मैंने इसको काटा है। प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का क्या चमक उठा, प्रभात की जो किरण थी उसमें क्या चमक उठा, विजयी कृपाण। जो बुद्धगुप्त के हाथ में कृपाण था जिसके बल पर उसने विजय हासिल की थी, वो कृपाण चमक उठा। नायक ने नायिका को ढांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पकड़कर बैठ गया। रिक्त स्थान पर शब्द कौन सा आएगा, पतवार। पतवार, ढांड का मतलब जो डंडे होते हैं चलाने के लिए, उनके लिए आया है। तो पतवार नाव में थे वो, तो पतवार शब्द आया है। चंपा के अनुसार उसे किसने बंदी बनाया, चंपा को किसने बंदी बनाया, क्योंकि चंपा के पिताजी मणिभद्र के पोत पर प्रहरी के रूप में काम करते थे। तो जलदस्यु के रूप में बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त
बुद्धगुप्त ने जो आक्रमण किया था उसी में चंपा के पिताजी की मृत्यु हुई थी। और चंपा अब भी बुद्धगुप्त को अपना पिताजी का हत्यारा समझती है, इसीलिए प्रेम ठुकरा देती है उसका। तुम क्या है, वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने चंपा के अनुसार उसे किसने बंदी बनाया? इसका मतलब है कि मणिभद्र ने, जो वणिक है, वणिक का मतलब व्यापारी है, जो जावा सुमित्रा व्यापार करता है, व्यापारी है मणिभद्र, उसने की काम वासना ने उसको बंदी बनाया। चंपा के पिता ने कितनी दस्युओं को मारकर जल समाधि ली? तो इसमें दिया है 7। चंपा के पिता ने कितने दस्युओं को मारा और फिर उसके बाद मरे? तो 7 दस्युओं को मारा था। चंपा आजीवन किसके आलोक जलाती रही? दीप स्थल में। चंपा दीपक जलाती थी दीप स्थल में। ये उसकी माँ से प्रेरणा सीखी है, क्योंकि उसकी माँ उसके पिताजी को आदि का संकेत दीप स्थल जलाती थी। क्या दिया है? पर्दा, जो कि यशपाल की लिखी कहानी है। चौधरी पीर बख्श के दादा किस पद पर थे? तो दरोगा। क्या दिया है? दरोगा पद पर थे चौधरी पीर बख्श। चौधरी के दादा किस विभाग में दरोगा थे? तो चुंगी विभाग। चुंगी विभाग, इसका मतलब पुलिस विभाग। चौधरी साहब के ज़माने में मिडिल पास क्या बन जाते थे? डिप्टी कलेक्टर। मिडिल पास 5वीं 8वीं पास क्या बन जाते थे? डिप्टी कलेक्टर बन जाते थे। चौधरी खानदान अपने मकान को किस नाम से पुकारता था? तो हवेली शब्द आया था, हवेली शब्द आया था। चौधरी इलाई बख्श के पुत्र से एंट्रेंस पास कर किस नौकरी पर नियुक्ति हो गई? डाकखाने में कल की। चौधरी इलाई बख्श के पुत्र, अरे चौधरी इलाई बख्श का पुत्र ये भी है, कौन? पीर बख्श, लेकिन इससे बड़े हैं। वो एक रेलवे में और एक डाकखाने में लग गए, और ये नहीं लगा चौधरी पीर बख्श, जिसको माध्यम कहानी में रखा गया है। पीर बख्श ने खानदान की इज्जत की ख्याल से कहा मुंशीगिरी कर ली। तो तेल की मिल में नौकरी की थी। 18 रुपये, 12 रुपये से लेकर 18 तक चली थी। तो 18 रुपये मंथली में तेल मिल में काम किया था चौधरी पीर बख्श ने। घर के आदमियों के ख्याल से लड़कियों के लिए क्या मुनासिब नहीं था बाहर निकलना? बाहर नहीं निकलते थे, एक इज्जतदार समझते थे वो। तो पर्दा कहानी में एक मध्यम वर्ग के जो परिवार है उसका दिखावा, उसका खोखलापन, उसको दिखाया है। तो बाहर निकलना मनासुब। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत का आधार क्या था? दरवाजे पर लटका पर्दा। दरवाजे पर लटका पर्दा चौधरी पीर बख्श की इज्जत का आधार था। तेल के मिल मालिक ने क्या देने के साथ मना कर दी? तो बात आई थी पेशगी। पेशगी का मतलब होता है एडवांस लेना, तो वो पेशगी देने से मना कर दिया पीर बख्श को। दरवाजे पर पड़ा पर्दा किस भावना का अवलंब था? अंदर की गरीबी को छुपाने का एक सहारा था पर्दा। क्योंकि लास्ट में आपने देखा था कि उनकी जो स्त्रियां हैं, जो सास थी, जो बहू थी, बेटी थी, सबके कपड़े जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए थे। नग्न स्थिति में जैसे किसी पेड़ से छाल सूख कर गिर जाती है ना, तो ठीक इसी तरह से उनके भी वस्त्र छिन जा रहे। ये बात आई थी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आया है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया में अस्पताल में जगपति के इलाज के बच्चन सिंह ने क्यों मदद की? इसका मतलब है चंदा पर मोह बहा के कारण। चंदा से प्रेम हो गया था। अस्पताल में जगपति के इलाज में बच्चन सिंह ने क्यों मदद की? तो चंदा पर मोह बहाव के कारण। समझ लो आप। बच्चन सिंह के तबादले का समाचार से जगपति को कैसी अनुभूति हुई? तो दुख हुआ। बच्चन सिंह के तबादले समाचार से जगपति को कैसी अनुभूति हुई? इसका मतलब देखिए, बच्चन सिंह के तबादले के समाचार से जगपति को कैसी अनुभूति हुई? दुख दे रखा है, लेकिन दुख नहीं है, क्योंकि प्रसन्नता हुई थी उसको कि जिसकी वजह से मैं टेंशन में रहता था वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ से चला। तो इसमें प्रसन्नता है, प्रसन्नता हुई थी। बच्चन सिंह के चंदा के हाथ में कलाई पकड़कर क्या किया? कड़ा पहना दिया। कड़े जो अपनी दवाओं के लिए दे रही थी वो, उन्होंने कहा कि अपनी कड़ाओं को आप अपने पास रखिए। तो वापस उसके
कड़ों को पहना दिया था। चंदा तथा बच्चन सिंह की हंसी में जगपति को क्या लग रहा था? उन्माद दिखाई दे रहा था। जगपति ने चंदा को बच्चन सिंह के बारे में बताया। क्या बताया? अपनी तरह का अकेला आदमी। जगपति ने चंदा को बच्चन सिंह के बारे में बताया कि अपनी तरह का अकेला आदमी है ये। जगपति जितनी देर बच्चन सिंह के साथ रहता क्या महसूस करता? घुटन। बच्चन सिंह जगपति जितनी देर एक साथ रहते तो जगपति घुटन महसूस करता था। लकड़ी चीरने वाले लड़के जब टाल पर आ जाते तो जगपति क्या लपेट कर घर चला जाता कंबल, क्योंकि टाल खुलवा दी थी और फिर पैसे भी आने लगे थे, लेकिन फिर भी एंड में वो मर जाता है जगपति। अब देखिए अगली कहानी है आपकी। कहानी लंबी हो जाएगी वीडियो थोड़ा सा, फिर मैं अगली उसमें आपको डाल दूँगा। बाकी कहानी है, बाकी लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं करोगे आपको सूचना नहीं पहुंच पाएगी, आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो थोड़ा सा निवेदन है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे ये वीडियो सभी बच्चों के पास पहुंचते रहे। नमस्कार।